भूमि उत्तराखंड में आज एक ऐसे अवसर पर आप सभी सम्मानित साथी उपस्थित हुए हैं। देश के तमाम प्रदेशों से यहाँ पर हमारे संगठन के श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय हमारे गुरु पंडित नारायण दत्त तिवारी जी को स्मरण करते हुए आज इस भीषण बरसात के बाद भी आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में तमाम प्रदेशों से आए हुए कुछ महत्वपूर्ण साथी जो हमारी कोर कमेटी में भी हैं, जिसमें राजेंद्र सिंह जी हैं, राजेंद्र सिंह जी और राजेश लोहिया जी दिल्ली से हैं, कमल जी, असगर खान जी, नितिन जी, मनेंद्र जी, ये दिल्ली, गाजियाबाद, हरियाणा और पंजाब की हमारी टीम है। जगदीप कौर जी हमारी बहन यहाँ हैं, गीता शर्मा जी, प्रीति अरोड़ा जी और सागर जी, ललित जी, नरेंद्र सोनी जी, देवेंद्र जी, सर्वेश भारद्वाज जी, शिवा भट्ट जी, सतीश चंद्र बिष्ट जी और इस जिनका नाम अगर यहाँ से छूट गया हो ऐसे साथियों का तो उनसे क्षमा इसलिए चाहते हैं क्योंकि अचानक कार्यक्रम की रूपरेखा बदलनी पड़ी। बहुत सारा ऐसा तरीका था कार्यक्रम को करने का जो हम लोगों के सोच और हम लोगों की प्लानिंग से विपरीत हो गया। यहाँ पर कुछ हमारे ऐसे उत्तराखंड के लोकल क्षेत्र के क्रांतिकारी साथी बैठे हुए हैं, देव जी बैठे हैं नीचे, हमारे दानू जी बैठे हैं और भी हमारे तमाम साथी बैठे हुए हैं। आप सबका स्वागत करते हैं, आपके उस जोश और आपके उत्साह को नमन करते हैं। साथियों, आज हम जिस जन्मोत्सव पर्व को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए वो इस देश के महान नेता आजादी की लड़ाई में अपना बाल्यावस्था में ही अपना कंट्रीब्यूशन देने वाले, अभी एक बेटी ने यहाँ देशभक्ति का गीत सुनाया। ऐसी बहुत ही कम उम्र में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के इस आंदोलन में अपना प्रतिभाग किया और प्रतिभाग करके अपने पिता के साथ में बरेली सेंट्रल जेल में बहुत लंबे समय रहे। और हम ये जानते हैं कि वंदे मातरम कहने पर बरेली सेंट्रल जेल के पुलिस कर्मियों ने उनके साथ में मारपीट की और इतनी जोर से जेलर का तमाचा पड़ा कि बाल्यावस्था में ही उनका बाएं तरफ का कान की पर्दा फट गया। और वो आप जानकर आश्चर्य होगा, इस महान नेता के जीवन को समझने की आवश्यकता है कि बाल्यावस्था में ही एक कान उनका सुनना बंद हो गया और सिर्फ एक कान से वो चले और जीवन में एक ऐसे परिवार से आए जहां जिनके पिता सत्यनारायण की कथा वगैरह कहते थे घरों में और उस पर दक्षिणा के रूप में जो कुछ मिल जाता था उस पैसे से घर का लालन पालन होता था। उनका इतना ज्यादा आर्थिक तंगी का माहौल था कि उनका जन्म भी उनके नैनीहाल में हुआ, बलुंडी गांव में, जबकि वो यहाँ पद्मपुरी के रहने वाले थे। तो उस अभाव में कितना संघर्ष रहा होगा। भारत हमारा गुलाम था और साधनों के अभाव में वो जीवन कैसा रहा होगा इसकी कल्पना हम सब लोग आज कर सकते हैं। जो मेरे नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं, ये मार्मिक प्रसंग में इसलिए बताना चाहता हूं कि हम एक नए भारत की परिकल्पना करते हैं जहां पर विश्व बंधुत्व, भाईचारा, राष्ट्र प्रेम एवं नए भारत की परिकल्पना होगी। लेकिन आखिर हम इस व्यवस्था से क्यों जोड़ना चाहते हैं? इस व्यवस्था को अपने जीवन में और अपने जीवन के साथ साथ में भावी पीढ़ी के लिए आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने के लिए अपने जीवन को एक संकल्प के रूप में अगर आज हम इस हवन में आहुति के रूप में देना चाह रहे हैं तो क्यों देना चाहते हैं? क्यों का जवाब हमारे पास में होना चाहिए। साथियों, आज फेसबुक लाइव के माध्यम से सोशल मीडिया के इस जमाने में इस बात को सुनने के लिए हजारों लाख लोग इस सोशल मीडिया में तिवारी जी के इस पोर्टल से जुड़े मेरी बात सुन रहे होंगे। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं
पढ़ाई लिखाई कैसी हुई जो आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों भारत छोड़ो के गांधी जी के उस संकल्प पर पोस्टर बैनर चिपकाता हुआ जगह जगह पकड़ा जाता था और बंद कर दिया जाता था। धीरे धीरे देश आजाद हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय जी की संगत उनको मिली। मदन मोहन मालवीय जी के कार्यालय में पंडित जी उनके असिस्टेंट के रूप में काम करने लगे। उस नौजवान की प्रतिभा से प्रभावित होकर पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उनकी योग्यता से, उनकी जो कैचिंग पावर थी, उनकी जो मेधा थी, उससे प्रभावित होकर उनको विदेश में पढ़ने भेजा। आपको ये जानकर और भी आश्चर्य होगा, जब कोई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनाया जाता है, सेंट्रल में विदेश मंत्री बनाया जाता है, तो उस विषय में उसका पारंगत होना बहुत जरूरी होता है। एक गरीब गांव का विपन्न व्यक्ति कितना संघर्ष करके इस महान राष्ट्र का विदेश मंत्री बना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। साथियों, के भारत जैसे राष्ट्र में एक गरीब किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा जब इस देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचता है, इस देश का गृह मंत्री हो जाता है, वित्त मंत्री हो जाता है, विदेश मंत्री हो जाता है, वाणिज्य मंत्री हो जाता है, पेट्रोलियम मंत्री हो जाता है, श्रम मंत्री हो जाता है, योजना आयोग का पहला अध्यक्ष बन जाता है, तो ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति से आज ऐसे मौके पर हम प्रेरणा के रूप में, प्रकाश पुंज के रूप में उनको लेते हैं। आजादी की लड़ाई से शुरुआत करने वाला वो नौजवान इस देश में सिर्फ 2 शीर्षस्थ पदों पर नहीं रह पाए, एक देश के प्रधानमंत्री और दूसरे देश के महामहिम राष्ट्रपति। इसके अलावा उन्होंने सभी पदों को सुशोभित किया। अगर हमारे साथियों को, हमारे नौजवानों को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, हमारे बुजुर्गों को ये समाज के बीच जाकर बताने की आवश्यकता पड़ेगी कि आखिर इस संगठन की क्या आवश्यकता पड़ी, आखिर इस संगठन की क्यों आवश्यकता पड़ी, तो आप लोग पूरे गर्व के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे दृढ़ता के साथ अपनी बात को समाज के बीच में तब रख पाएंगे जब आप उस मर्म को, उस भाव को, उस संदर्भ को जानेंगे। साथियों, यह विषय इतना व्यापक है कि तिवारी जी के बारे में अगर बोलते रहा जाए तो कई दिन कम पड़ेंगे। उनके जीवन में, उनके रहते रहते तमाम इस देश के ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां के लोगों ने, विद्यार्थियों ने उन पर शोध किया और पीएचडी ली। आज हम जिस यहाँ प्रांगण में, जिस गांधी सभागार में पंतनगर विश्वविद्यालय, ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है, पूरे विश्व का जाना माना ये विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय से इतने महान लोगों का नाम जुड़ा है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी, जो इस देश की राजनीति की धुरी हुआ करते थे, जिन्होंने सादगी और समर्पण का ऐसा उदाहरण इस देश में प्रस्तुत किया, उनके नाम से ये कृषि विश्वविद्यालय, जिसको पूरा विश्व जानता है। इस गांधी, ऐतिहासिक गांधी सभागार में कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ और ऐसे स्थल पर इस कार्यक्रम को करने का सौभाग्य ईश्वर के जरिए आज हमको मिला। लाल कुआं 2 किलोमीटर बिंदुखत्ता के मैदान में, खेल मैदान में इस कार्यक्रम को होना था और यह कार्यक्रम यहां हुआ। साथियों, ये एक ईश्वर की ऐसी महिमा कि इस कार्यक्रम को इस ऐतिहासिक सभागार में करने का सौभाग्य मिला। ये पंतनगर की विश्वविद्यालय की वो ऐतिहासिक और इतनी मर्यादित और इतनी पवित्र भूमि है जहां देश के महान नेताओं के चरण कमल पड़े। और पंडित जी, यहाँ जो भी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हमारे छात्र मेरी बात सुन रहे होंगे, यहाँ के कर्मचारी बंधु मेरी बात सुन रहे होंगे, वो जान रहे होंगे कि तिवारी जी का असीम स्नेह, प्रेम और एक भाव हृदय से जुड़ा हुआ इस विश्वविद्यालय से रहा है। मैं जब उनकी सेवा में था तो तमाम बार ऐसा हुआ कि विश्वविद्यालय के कुलपति जी, उस वक्त पीएल गौतम साहब यहाँ के कुलपति होते थे, मुझे स्मरण है, तो बजट की कमी हो जाती थी विश्वविद्यालय में, तो उस बजट को देने के लिए जो सरकारी फॉर्मेलिटीज होती हैं उससे इतर सीधे फंड अलाट होता था, पेपर फॉर्मेलिटीज बाद में होती थी। इतना यहाँ के विद्यार्थियों के प्रति, इस विश्वविद्यालय के प्रति उनका लगाव, और इस देश के में नहीं, इस विश्व के कोने कोने तक इस देश का नाम गौरवान्वित करने वाले ऐसे छात्र इस विश्वविद्यालय ने दिए। ये इस उत्तराखंड देवभूमि का गौरव है
ये मैं कहना चाहता हूं। साथियों, इतने बड़े प्रसंग हैं, उन प्रसंगों में से एक प्रसंग ऐसा है जो बहुत मार्मिक है, क्योंकि लंबी बात न करके मैं बहुत सूक्ष्म तरीके से आपको अपनी बात इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि तिवारी जी जैसी शख्सियत के बारे में बोलना है, इसलिए 4 लाइनों में बातें खत्म नहीं हो सकती। तिवारी जी ने देश के तमाम हिस्सों में रहकर जन सेवा का जो उदाहरण प्रस्तुत किया, उसकी मिसाल आज महाराष्ट्र में दी जाती है, कर्नाटक में दी जाती है, आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी तेलंगाना में है, तेलंगाना में दी जाती है, पंजाब में अमरिंदर सिंह जी से अभी हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी मिलकर आए। तो जिस तरह का भाव देश के सभी नेताओं के, सभी समाज सेवियों के, प्रशासनिक सेवाओं में अपना जीवन समर्पित करने वाले ऐसे तमाम जो आज सेवा में हैं, जो सेवानिवृत्त हो गए, उन लोगों के हृदय में जो भाव पंडित जी के प्रति आदर का भाव, समर्पण का भाव जो देखने को मिलता है, वो भाव है हमारी भांति, वो भाव है हमारी विरासत, वो भाव है नारायण परिवार, वो भाव और उस परिवार के हम सब अंग हैं। न इसमें कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है। आर्थिक दृष्टिकोण से कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। तिवारी जी का मानना था कि समाज के अंदर में परिवारवाद और पूंजीवाद जहां शून्य पे चला जाएगा, वहां से समाजवाद का उदय होगा, समाजवाद से ये जो राष्ट्रवाद का उदय होगा और देश के अंदर में एक मानवतावाद का उदय होगा। ऐसे सपने को लेकर चलने वाले पंडित जी, जिन्होंने कभी भी अपने परिजनों को इस उद्देश्य से आगे नहीं बढ़ाया कि ये मेरा रिश्तेदार है, मेरा भतीजा है, मेरा भांजा है, मेरे चाचा का लड़का है, मेरे गांव का व्यक्ति है, उन्होंने योग्यता के आधार पर उनको आगे बढ़ाने का काम किया। साथियों, मुझे वो दिन स्मरण आता है जब नैनीताल के लोग, तमाम गांव के लोग उनके पास गए और रिश्तेदार होने की हैसियत से उनसे मिलने का प्रयास किए, किसी काम को लेकर, कोई रोजगार लेकर, किसी नौकरी के संदर्भ में। तो मैं वहीं पर खड़ा था, मैंने सुना, उन्होंने कहा कि मुझे आगे किसने बढ़ाया, तुम लोग मुझे ये बताओ। मैंने संघर्ष किया, मेहनत की, मार्गदर्शन मुझे देने वाले लोग मिले, मैं मार्गदर्शन देता हूं अपने संघर्ष के बूते, अपने टैलेंट के बूते, अपने सैक्रिफाइस करने के जज्बे के बूते आगे बढ़ने के लिए तैयार हो तो मेरा साथ भी तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। लेकिन कोई ये कहे कि मैं उनका रिश्तेदार हूं, मैं उनके गांव का व्यक्ति हूं, मुझे आगे बढ़ाया जाए, तो नारायण दत्त तिवारी ये नहीं करेगा। ये जज्बा था उनका। और मैं बताना चाहता हूं नौजवान साथियों को, उनके कमरे के बाहर एक लाइन लिखी रहती थी, जो हमारे पुराने साथी सुन रहे होंगे, वो समझ रहे होंगे। उसमें एक लाइन लिखा था, यूं तो अपना कद भी कोई छोटा नहीं, यूं तो अपना कद भी कोई छोटा नहीं, लेकिन आम आदमी हमसे बड़ा है। इस भाव को लेकर जब वो अपने कक्ष में प्रवेश करते थे, उस पंक्ति को दोहराते हुए प्रवेश करते थे। तो एक दिन मैंने पूछा कि बाबूजी ये क्या, इससे भी बेहतर पंक्तियां हो सकती हैं जो आपने यहां लगाया है। उन्होंने कहा, मैं रोज प्रातः शाम को जब मैं कक्ष से बाहर निकलता हूं उस लाइन को देखता हूं, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि इस लाइन के माध्यम से मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए, मेरी सादगी और मेरी सरलता खो न जाए। वो ऐसे शख्स थे जब जब जिस पद पर तिवारी जी रहे, उस पद पर उनके दरवाजे गरीबों के लिए, असहायों के लिए, पीड़ितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए सदैव खुले रहते थे। कोई प्रोटोकॉल नहीं होता था, आप जाइए रजिस्टर में नाम एंट्री कराइए, आपकी जांच हो गई, जाइए मिलिए, बैठे सामने, अपनी फरियाद रखिए, अपना सरदर्द दूर कीजिए, अपनी समस्या का समाधान लेकर लौटिए। जो उनके संपर्क में गया वो उनका होके रह गया। आज 2018 अक्टूबर 2018 को जब उन्होंने आखिरी सांस ली, उस वक्त इस देश में पूरा देश राष्ट्रवादियों के हवाले था। इस देश के अंदर राष्ट्रवादी सरकारें लगभग प्रदेशों में थी। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, देश का वो नेता जब आखिरी सांस लेता है तो दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, और देवभूमि उत्तराखंड में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। जिस पार्टी के लिए तिवारी जी ने पूरे जीवन संघर्ष किया, उस पार्टी की सरकारें इन जगहों पर नहीं थी। लेकिन आप देखिए कि देश में सबसे पहला ट्वीट
भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया कि राष्ट्र के प्रति समर्पित एक महान नेता हमने खो दिया। इस देश के गृह मंत्री लिखते हैं कि हमने अपना अभिभावक खो दिया, जिसने आजादी की लड़ाई में बाल्यावस्था से अपना संघर्ष से हमको प्रेरित किया, ऐसा हमने नेता खो दिया। राजकीय सम्मान इस देश में उनको मिला, उनकी अंतिम विदाई उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े प्रदेश में उनकी अंतिम विदाई देखने वाली थी। कोई ऐसी आंख नहीं थी जो उनके बारे में सुनती, सोचती और उसके आंख में पानी न भर जाता। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 125 वर्ष जब पूरे हुए थे, हमारे संगठन के राष्ट्रीय संयोजक जी मेरे साथ में थे, उसमें बतौर मुख्य अतिथि तिवारी जी को उस वक्त की तत्कालीन जो प्रदेश की सरकार थी, उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में उनको बुलाने का काम किया था। साथियों, उस विधानसभा में 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में पंडित जी रहे। इतिहास गवाह है, उत्तर प्रदेश की उस काउंसिल हाउस में पहला पार्थिव शरीर एक सरदेव तिवारी जी का, जिसको विधानसभा में रखा गया अंतिम दर्शन के लिए, वो थे आपके नेता। जबकि भारतीय जनता पार्टी से उनका दूर दूर तक का कोई नाता नहीं था, उसके बावजूद पहले वो नेता जिनके अंतिम दर्शन, और आपको बता दें उस अंतिम दर्शन में 2.5 किलोमीटर की लाइनें लगी थी, 2.5 किलोमीटर की। 2.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर होता, फिर 3 किलोमीटर लाइन बन जाती थी। पूरे शहर में नहीं, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 21 जिले पंडित जी के द्वारा बनाए गए। उन जिलों से लोग लखनऊ में श्रद्धांजलि देने के लिए उनको आए, ऐसे आपके नेता। और उसके बाद में जब उत्तराखंड पहुंचे तो ये रानी बाग जो हल्द्वानी का है इलाका, यहां पर चाहे वो किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, किसी बिरादरी से आता हो, किसी क्षेत्र विशेष से आता हो, उसने अपनी निष्ठा से समर्पित होकर उनके चरणों में पुष्पांजलि कर उनको अंतिम विदाई दी। साथियों, अंतिम पहर वो जिस परेशानी के दौर से गुजरे, जिन लोगों ने उनका मानसिक और शारीरिक उनका जो शोषण करने का काम किया, वो लोग भूल गए कि पंडित जी के मुखाग्नि देने के बाद में अंतिम अस्थियां भी वहां से उठा के गंगा में प्रवाहित की जाएंगी, ये वो भूल गए। उनका मानसिक संतुलन खो गया था कि जाने क्या हो गया था, कोई लेके नहीं गया। उस वक्त उनका वो शिष्य जो भारतवर्ष में आज पंडित जी के नाम को, उनके काम को, उनके ज्ञान को, उनके पराक्रम को, उनके समर्पण को लेकर जन जन तक तिवारी जी की आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। संगठन के हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं परम आदरणीय हमारे प्रिय छोटे भाई के शर्मा जी, जो उस कार्यक्रम में रानीबाग में मौजूद थे। ये बड़ा मार्मिक और बहुत ही भावनात्मक विषय मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि अंतिम अस्थियों को रोते हुए इन्होंने समेटा, जिसकी जानकारी हमको भी नहीं थी, और समेटने के बाद में उसको अपने छाती से लगाए हुए ये सीधे चले गए पूर्वांचल में। पूर्वांचल में गांव पिकौरा परशुरामपुर जनपद बस्ती, वहां का वो धाम है मख धाम मखौरा, वहां के महंत जी के संरक्षण में वो अस्थियां रखी गई। मुझे कुछ पता नहीं था। 1 साल के बाद में जब 2019 में उनकी पुण्यतिथि जब हम लोगों ने मनाई, तो ये वही अस्थियां आपके सामने यहाँ रखी हैं। ये अस्थियां उस वहां पर पुण्यतिथि के समय पर तो वहां पर मंच पे रखी गई, तो इसकी पूरी जानकारी हमको हुई। उसके बाद 2020 में उनकी पुण्यतिथि मनाई गई, वहां पर भी बाबूजी की जो अस्थियां हैं, अस्थि कलश है, ये वहां पर रखा गया। और आज 2021 में इस ऐतिहासिक दिन यहाँ पर ये अस्थियां मौजूद हैं, और आज इस संकल्प के साथ ये अस्थियां यहाँ रखी गई हैं कि इस उत्तराखंड देवभूमि से शुरुआत करते हुए देवभूमि में जब तक तिवारी जी के नाम से, तिवारी जी के मूल उद्देश्य विकास का फार्मूला गरीब, उजड़े कुचले दबे लोगों के लिए, उनके कल्याण के लिए
नौजवानों के लिए उत्तराखंड के विकास की परिकल्पना को पूरा करने के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से जब तक उत्तराखंड में तिवारी कांग्रेस पार्टी के नाम से सरकार नहीं बन जाती, ये अस्थियां इसी तरीके से जन जन के बीच में जाकर जागृति दिलाने का काम करेगी। और आपको बताएं, जिस दिन उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार तिवारी जी के नाम से आ जाती है, उस दिन इन अस्थियों का विसर्जन वहां बनारस में के घाट में, मणिकर्णिका घाट से, और इलाहाबाद में त्रिवेणी से, और गंगा मैया की अविकल धाराओं में हरिद्वार से विसर्जित की जाएगी। ऐसा एक संकल्प लिया गया है। तो साथियों, हमने समाजवादी विचारधाराओं को पढ़ा है, जाना है, लोहिया जी की विचारधारा का गहन अध्ययन किया। हमने उस राष्ट्रवादी विचारधारा का अध्ययन करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिस विचारधारा को तमाम लोग गोलवलकर जी की विचारधारा और श्रद्धेय संघ के लोगों की विचारधारा के रूप में जानते हैं। और आपको बताएं, उस विचारधारा को राष्ट्रवादी विचारधारा का नाम देकर उस विचारधारा का अध्ययन करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद में जो बामसेफ की विचारधारा है, बामसेफ का मूल एजेंडा क्या है, उस विचारधारा को, उन लोगों को पढ़कर उनके मूल दर्द को, उनकी परेशानी को, उनकी तकलीफों को समझने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, जिनको आज नक्सली कहकर सरकारों के जरिए उनका दमन करने का काम किया जाता है, कहीं कहीं उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं। वो हमारे भाई हैं, किसी न किसी की बात से नाराज हो गए, दूर जाकर बैठ गए, उनको मनाने की आवश्यकता है। उनके मूल सिद्धांतों में तकलीफ कहां है, इसको पढ़ने का हमको सौभाग्य मिला। इस देश के अंदर में इन विचारधाराओं के अलावा एक नई विचारधारा ने दिल्ली में जन्म लिया, जिसको कि कहा गया कि बहुत महान समाजसेवी महाराष्ट्र के रालेगांव सिद्धि के हमारे संघर्षशील बुजुर्ग अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में जो दिल्ली में आंदोलन चला, उस आंदोलन से इस देश को नई दिशा और नया एजेंडा मिलेगा, ऐसे भाव थे। तो अन्ना जी को तो लोगों ने किनारे कर दिया, लेकिन उनके जो चेले जो ठाठ में बैठकर दिल्ली में उनके साथ में बैठकर उनकी विचारधाराओं को भी नजदीक से जानकर समझने का 3 महीने उनके साथ में रहने का मुझे ऐसा मौका मिला। उस मौके पर उनसे हमारा एक ही बात थी कि पंडित जी के विकास के फार्मूले को उत्तराखंड में लेकर जाएंगे। साधन कोई भी हो सकता है, आम आदमी पार्टी भी हो सकती है। हमने उन लोगों से वायदा लिया। उसके बाद 2-3 महीने उनके साथ में काम करने का मौका मिला। उनकी विचारधारा हमने देखी, राजनीतिक दृष्टिकोण से डिस्ट्रक्टिव लोग, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। जो राजनीतिक परिदृश्य में, सामाजिक परिदृश्य में नकारे गए लोग हैं, ऐसे डिस्ट्रक्टिव लोगों का वो एक संगठन दिल्ली के अंदर में काम कर रहा है और झूठ बोलकर गरीब लोगों को, दिल्ली के लोगों को लुभावने वादे करके दिल्ली के अंदर में सरकार बना लेने का काम उन लोगों ने किया। दिल्ली के अंदर में लोगों के करीब जाकर, क्योंकि जो सरकारें दिल्ली में थी वो भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो, गरीब जनता के मर्म को उन्हें गले से लगाकर उन लोगों ने नहीं देखा। उन लोगों ने उनको गले लगाकर झूठ बोल दिया, सरकार उनकी बन गई। साथियों, वो लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं। जब मैंने देखा कि दिल्ली का सबसे बड़ा करप्ट घोटाला जो है जल घोटाला, उस जल घोटाले के आदमी को जब पकड़ लिया गया, उसे जल डिपार्टमेंट से हटा के उत्तराखंड का आम आदमी पार्टी का प्रभारी बना दिया गया, दिनेश मोहनिया। उस दिनेश मोहनिया को यहाँ का प्रभारी बनाकर भेजा गया। तो हमने कहा, अरे भाई, हिमालय में बर्फ पिघली तो पानी बन के गया पूरे देश में। इस देश को जल देने का काम करने वाला हिमालय, वो हिमालयी राज्य उत्तराखंड, उस उत्तराखंड को चलाने वाला अन्ना हजारे जैसा त्यागी पुरुष तो हो सकता है, लेकिन दिनेश मोहनिया और अरविंद केजरीवाल जैसे बेईमान तो ठग लोग वो उत्तराखंड में राज नहीं कर सकते। साथियों, तो इस नाते मैं अपील भी करना चाहता हूं यहाँ के सारे साथियों से कि जिस तरीके से उत्तराखंड के नौजवानों को बरगलाने का काम हो रहा है, यहाँ के किसानों को बरगलाने का काम हो रहा है, यहाँ की माताएं बहनों को बरगलाने का काम हो रहा है, कौमी एकता विकास का जो फार्मूला है उसको छिन्न भिन्न करके लोगों को द्रवित करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उससे सावधान होने की आवश्यकता है। आज मैं बहुत गौरव से कह सकता हूं आप लोगों के बीच में कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में हैं,
माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे सहपाठी रहे हैं। साथियों, धाराएं, विचारधाराएं कुछ भी हो सकती हैं, उन्होंने पंडित जी के प्रति श्रद्धा का वो वातावरण आज भी बना के रखा। मैं कहना चाहता हूं किस तरह से उन्होंने इस कार्यक्रम में अपने बाल सखा, हमारे यहां मौजूद होंगे आदरणीय रणविजय जी को उन्होंने यहां भेजा है माननीय धामी जी ने, और कहा कि कार्यक्रम में जाकर जो है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से हमारा आह्वान था कि वो यहां पर पहुंचकर गुरु जी को श्रद्धांजलि देते, लेकिन रणविजय जी ने उनको सूचना दी कि हम यहां आए हैं, भव्य तैयारियां चल रही हैं, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। लेकिन उन्होंने ये जो सिडकुल उन्होंने बनाया था, तमाम फैक्ट्रियों का जाल उत्तराखंड को रोजगार देने की दृष्टिकोण से उन्होंने बनाया था, उन्होंने उस पूरे सिडकुल योजना पंतनगर का जो इलाका है उसको श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी के नाम पर करने की जो घोषणा कल की, इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आदरणीय रणविजय जी को, जिन्होंने उनके आह्वान पर यहां आकर इस बात की पुष्टि की, उनके प्रतीक के रूप में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का काम किया है। साथियों, राजनीतिक जो भाव है उसमें विरोध हो सकता है, लेकिन एक भाव यह है विकास का भाव, जन चेतना का भाव, जन जागृति का भाव, जन विकास का भाव, जिस भाव को श्रद्धेय तिवारी जी की पाठशाला में हमने भी, धामी जी ने भी, और तमाम वो नौजवान नेता जो उत्तराखंड में काम आज कर रहे हैं, उन लोगों ने उनकी पाठशाला में, उस वक्त अविभाजित उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था, तिवारी जी की पाठशाला में सीखने का काम किया। साथियों, जिस तरीके से लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए भाजपा में और पूरे 4.5 साल मौज लिया, जनता की समस्याओं से, सरोकारों से कोई लेना देना नहीं, आंख मूंद करके मद में पड़े रहे, और जब चुनाव नजदीक आए, राष्ट्रवादी लोगों ने उनको जब उनकी जगह दिखाना शुरू किया, क्योंकि ये राष्ट्रवादियों का नया युग है, ये समाजवादियों का नया युग है, ये लोहियावादियों का नया युग है, और ये विकास पुरुष पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के लोगों का नया युग है कि नई पीढ़ी के लोग हैं। जब राष्ट्रवादियों ने उनको उनकी हैसियत बताई तो वापस जो है कांग्रेस पार्टी में चले आए। अरे 2018 से पहले कहां थे, 19 में कहां थे, 20 में कहां थे, और 21 में चूंकि अब चुनाव होने वाले हैं तो हल्द्वानी में सब पड़े हैं। अरे वहां बड़ी यात्रा निकालने की योजना है, समाचार पत्रों में बड़ी बड़ी खबरें हैं, और वो तमाम जो है लोगों से कि विकास पुरुष के नाम पे यात्राएं हो रही है। साहब, मैं उत्तराखंड के लोगों से अपील करता हूं, तिवारी जी के नाम का इस्तेमाल इन जैसे पापियों को, जिन्होंने देवभूमि के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का जो कुठाराघात किया है, इसका दंड इन लोगों को निश्चित रूप में मिलना चाहिए। हम उन उत्तराखंड के साथियों से भी अपील करते हैं कि देखिए, आयातित किसी संगठन को यहां लाकर उत्तराखंड के हान को मदद करने का काम न करें। उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल था, उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान इस उत्तराखंड को बनने के लिए दिया। आज जब तिवारी जी की जन्म जयंती के कार्यक्रम पर, उनके पुण्यतिथि के कार्यक्रम पर जब हम यहाँ हैं, तो उत्तराखंड के उन महान क्रांतिकारियों को, आंदोलनकारियों को, जिन्होंने रामपुर तिराही से लेकर मसूरी से लेकर खटीमा में अपना सर्वोच्च बलिदान किया, उन क्रांतिकारियों को हम अपनी भीगी पलकों से सर झुकाकर उनका नमन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनका स्मरण करते हैं। हम आज इस देवभूमि उत्तराखंड के इस पवित्र स्थल से याद करते हैं उन वीरों को, याद करते हैं उन दृढ़ बहादुरों को, याद करते हैं उन महान पुण्य हुतात्माओं को, जिन्होंने भारतीय सेना में रहकर इस देश की सीमाओं के प्रहरी के रूप में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। साथियों, हमारे उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड से तमाम बाहर के भी साथी यहां आए हैं, उत्तराखंड के उन साथियों को मैं बताना चाहता हूं, बाहर से आए हुए साथियों को, कि इस देश की सेना में सबसे ज्यादा जाबाज देने का काम करने वाला ये उत्तराखंड अपनी कुर्बानी, त्याग
और अपने सर्वोच्च बलिदान के लिए जाना पहचाना जाता है। सबसे पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को इसी उत्तराखंड के कुमाऊं रेजिमेंट को जाता है। साथियों मैं कहना चाहता हूं, गब्बर सिंह का इतिहास गढ़वाल रेजिमेंट ने जो दिया, उस रणबांकुरे का इतिहास में बताना चाहता हूं, जिन्होंने गढ़वाल रेजिमेंट के नाते पूरे भारतवर्ष के माथे पर तिलक कर दिया, कुर्बानी की वो लकीर बना दी। ऐसे गब्बर सिंह और पूरे गढ़वाल रेजिमेंट के उन शहीदों को मैं नमन करता हूं। आज गढ़वाल की ऐतिहासिक भूमि से हमारे साथी, हमारे प्यारे भाई आदरणीय भट्ट जी हमारे बीच आए हैं। पूरी संगीत की टोली हमारी बहनों के साथ यहां लाए हैं। गढ़वाल की संस्कृति, कुमाऊं की मिलीजुली संस्कृति से जो यहाँ पर संगीत और गायन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, पंडित जी की याद में जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, उस कार्यक्रम को आज हम स्मरण करते हैं। भाई भट्ट जी को सादर प्रणाम करते हैं। उनकी पूरी टीम में हमारी बहनें आई हैं, हमारे भाई आए हैं, इस भाव के साथ आए हैं। उत्तराखंड के कोने कोने तक भाई भट्ट जी की योग्यता, संगीत में इनकी दक्षता, पंडित जी के प्रति इनका समर्पण, उत्तराखंड देवभूमि के प्रति इनका जज्बा, इसको लेकर उत्तराखंड के जन जन तक जाने का हम लोग काम करेंगे। ये मैं संकल्प और विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं। साथियों, नौजवानों, भाइयों, आने वाली पीढ़ी के हमारे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब हमारा नौजवान किसी के दरवाजे पे जाकर उसका पोस्टर, बैनर, उसका चप्पल उठा, लाठी डंडा उठाने वाला कार्यकर्ता नहीं बनेगा। उत्तराखंड का नौजवान मैं ललकारता हूं आपको, अपनी योग्यता के बूते तिवारी जी के बताए हुए, दिखाए हुए मार्ग पर विकास के फॉर्मूले को, रोजगार के फॉर्मूले को, काम के फॉर्मूले को लेकर लोगों के बीच में जाकर ऐसा एक नए सुनहरे इस देवभूमि के, उत्तराखंड के देवभूमि के एक मॉडल को पूरे भारतवर्ष में रखने का हम काम करेंगे। ऐसा संकल्प हम सबका होना चाहिए। साथियों, आज इस महान व्यक्ति के जीवन की उपलब्धियों को स्मरण कर जिस तरीके से हम भाव विभोर हो रहे हैं, ऐसे ही मेरे यहां बैठे हुए हमारे साथी, इनमें से भी कोई बालक निकलेगा, इनमें से कोई भाई निकलेगा जिसके जीवन में किसी गरीब मां का बेटा निकलेगा, किसी गरीब पृष्ठभूमि से चलने वाला हमारा भाई निकलेगा, जिसको एक न एक दिन उसके संघर्ष के बूते, उसके त्याग के बूते, उसकी योग्यता के बूते समाज के प्रति